हेलो फ्रेंड्स, हम आपसे आज जिस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं बहुत मोटिवेशनल, बहुत अच्छी कहानी है। ऐसे प्रतापी राजा की है जिसका जिक्र आज भी चलता है। कहीं भी बहादुरी की बात होती है, किसी साहस की बात होती है, जिसका नाम सबसे पहले जहन में आता है उस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम है जो बच्चा बच्चा जानता है और जिनकी हर जुबान से चर्चा होती है, जिन्होंने अपने आखिरी सांस तक भी हार नहीं मानी और अपने मरते दम तक युद्ध लड़ते रहे और अपने प्रतिद्वंदी को उन्होंने करारी शिकस्त दी और कभी पीछे कदम नहीं रखा। उनके प्रतिद्वंदी का नाम अकबर था और बहुत ही ताकतवर बादशाह था वो भी, क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी थी और महाराणा प्रताप की सेना बहुत छोटी थी। महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 50,000 के आसपास की सेना थी और वहीं पे अकबर के पास लाखों में सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी। तो पर बंदे के अंदर कोई घबराहट नहीं थी, किसी तरह की भी उसके अंदर हिम्मत तोड़ने वाली कोई बात नहीं थी। वो कभी पीछे नहीं हटने वाला था। उसने अपने दुश्मन का हर वक्त सामना किया। अकबर ने महाराणा प्रताप को बोला था कि मैं पूरा हिंदुस्तान तुम्हें दे दूंगा, दिल्ली की गद्दी पे बिठा दूंगा, बस मुझे चित्तौड़गढ़ दे दो, बस मुझे चित्तौड़गढ़ का थोड़ा सा रास्ता दे दो। क्योंकि वो वहाँ से अपना आयात निर्यात करता था बाहर से, वो उसकी उस सीमा में लगता था जहाँ से वो सब लेन देन करता था। उसे बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उसे चित्तौड़गढ़ को छोड़कर दूसरे रास्ते से निकलना पड़ता था, जो से बहुत लंबा पड़ता था, जिसमें उसका बहुत खर्चा आता था और बहुत टाइम लगता था। बस उसने महाराणा प्रताप के सामने शर्त रखी थी कि मुझे चित्तौड़गढ़ दे दो और मैं पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर दूंगा, जो तुम कहोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा, दिल्ली की गद्दी में बिठा दूंगा। पर महाराणा प्रताप ने बोल दिया कि नहीं, मैं देश के साथ गद्दारी नहीं करूँगा और मुझे अपना देश अपनी जान से भी प्यारा है। वो आखिरी सांस तक अपने देश के लिए लड़े। उन्होंने अकबर के इस दिए हुए उपहार को ठोकर मार दी और उन्होंने बोल दिया कि मेरे देश के बारे में जो कोई गलत सोचेगा या गलत बोलेगा या मेरे देश के ऊपर कोई गलत नज़र रखेगा तो मैं उसको बख्शूँगा नहीं। तो अकबर ने उन्हें युद्ध के लिए चैलेंज किया। महाराणा प्रताप ने उनके चैलेंज को स्वीकार कर लिया और वो युद्ध के मैदान में उतर गए। अकबर की सेना का उन्होंने बहुत बहादुरी से सामना किया। बहुत युद्ध हुए दोनों के बीच में और अकबर की एक सबसे बड़ी ख़ास बात थी, वो कभी युद्ध लड़ने नहीं जाता था। वो सिर्फ अपने महल में बैठकर मुजरा देखता था। युद्ध करने उसके सिपाही जाते थे और उसके जो सिपाही होते थे, जो राजा थे, जो उसके संपर्क में थे या जिनसे उसकी दोस्ती थी या उसकी गुलामी थी, वो राजा युद्ध लड़ते थे। अकबर कभी युद्ध नहीं लड़ता था। तो अकबर के साथ जब पहला युद्ध होता है तो अकबर बहुत बहादुरी से युद्ध करता है और पूरी अकबर की सेना को महाराणा प्रताप अकेले पछाड़ देते हैं और युद्ध काफ़ी लंबा चलता है, जिसमें महाराणा प्रताप की सेना धीरे धीरे कम होने लगती है। कुछ तो महाराणा प्रताप के पास सेना बहुत छोटी होती है और महाराणा प्रताप जख्मी हो जाते हैं बुरी तरह और इतने जख्मी हो जाते हैं कि वो युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं रहते, पर वो हार मानते और वो युद्ध लड़ते रहते हैं। तो जिसे देखकर उनका सेनापति बोलता है, महाराज आप यहाँ से निकल जाओ और युद्ध मैं लड़ लूँगा। महाराणा प्रताप बोलते हैं, नहीं, मैं अपने आखिरी सांस तक युद्ध लड़ूंगा, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ऐसे युद्ध भूमि से अपनी जान बचा कर नहीं भागूंगा। तो उनका सेनापति बहुत जिद करने लगता है। महाराणा प्रताप मना कर देते हैं, पर उनका सेनापति बोलता है, महाराज अगर आप जिंदे रहे तो अगली बार भी युद्ध लड़ोगे और ये युद्ध हम जीत जाएंगे और अकबर ने जो हमारे किले कब्जाए हैं हम उन्हें छुड़वा लेंगे। महाराज अभी आपको अपने प्राण बचाने बहुत ज़रूरी हैं। तो महाराणा प्रताप वहाँ से निकल जाते हैं और उनका सेनापति उनके भेष में लड़ने लगता है और जब उनका सेनापति उनके भेष में लड़ता है तो वे उसे महाराणा प्रताप समझकर उसके साथ युद्ध करते हैं और महाराणा प्रताप वहाँ से निकलकर पहाड़ी पे चले जाते हैं। महाराणा प्रताप को पता लगता है कि मेरी सेना ज़्यादातर ख़त्म हो गई और अकबर ने बहुत सारी जगह पे कब्जा कर लिया।
तो वो जब पहाड़ों पे जाते हैं तो वो कसम खा लेते हैं, वो प्रण करते हैं कि मैं धरती पे सोऊंगा, पत्ते पर खाऊंगा, जब तक अपने चित्तौड़ को मैं जीत ना लूँगा मैं कभी चैन से नहीं सोऊंगा। तो वहाँ पहाड़ों पे रहते हैं और बहुत दुख का जीवन व्यतीत करते हैं। वो घास की रोटी बना के खाते हैं और वो ज़मीन पर सोते हैं। एक दिन उन्होंने 2 रोटी बनाई, जिसमें से उसके 2 बच्चे थे, उनकी एक लड़की थी, एक लड़का था, और दोनों के लिए उन्होंने एक एक रोटी रख दी कि मेरे बच्चे खा लेंगे, अपने लिए हम फिर और बंदोबस्त कर लेंगे। तो उन्होंने देखा उसमें से एक रोटी बिल्ली उठा के ले गई और वो एक रोटी बची। अब दोनों बच्चों में से आधी आधी रोटी दोनों के हिस्से आई। तो ये चीज़ देखकर महाराणा प्रताप रोने लगे अपने बच्चों का बुरा हाल देखकर। तो महाराणा प्रताप टूट जाते हैं, वो रोते हैं। तो इसी बीच उनके बच्चे उन्हें देख लेते हैं कि हमारे पिताजी किस तरह से बहुत परेशान हो रहे हैं। तो उनके बच्चे इतने बहादुर होते हैं, वो अपने पिताजी को तलवार देते हैं और बोलते हैं, पिताजी हमारी वजह से आप कमज़ोर पड़ रहे हो ना, ये लो तलवार और हमारी गर्दन काट दो, पर हम आपको कमज़ोर होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि आपको दुश्मन का सर काटना है, आपको हर हाल में विजयी होना है। तो महाराणा प्रताप के अंदर बहुत साहस बढ़ जाता है। उनके बच्चे उनके हाथ में तलवार देते हैं और बोलते हैं, पिताजी आप हमारी वजह से कमज़ोर पड़ रहे हैं, हमारी गर्दन काट दो, पर हम आपको हारते हुए नहीं देख सकते, ना हम आपको ऐसे टूटते हुए देख सकते हैं। तो ये देखकर महाराणा प्रताप को बहुत हिम्मत मिलती है और वो प्रण कर लेता है कि मैं अब मरते दम तक हार नहीं मानूंगा। और वहीं दूसरी तरफ अकबर के वहाँ पे चर्चा चलती है। वहाँ पे एक राजा होते हैं मान सिंह, वहाँ पे चर्चा होती है कि उन्हें पता लगता है कि महाराणा प्रताप ने हार मान ली, ऐसी झूठी अफवाह उड़ जाती है। तो वो वहाँ से महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हैं कि महाराणा प्रताप, हमने ऐसा कभी नहीं सुना, हमने तो ये कभी पहले नहीं सुना कि अब हाथी कुत्तों के बीच में रहेगा, शेर बकरियों के बीच में खेलेगा, और क्या चातक अब बादल की जगह ज़मीन का पानी पिएगा। नहीं महाराणा प्रताप, ये तो हो नहीं सकता, बताओ जो मैंने सुना है ये सच है क्या। महाराणा प्रताप, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप जैसा बहादुर योद्धा हार मान लेगा। और वो महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हैं और महाराणा प्रताप उन्हें जवाब में लिखते हैं, नहीं महाराजा, जो तुमने सुना वो गलत है। शेर रण में मुकाबला करेगा अपने दुश्मनों का और उनका सर धड़ से अलग कर देगा। और महाराणा प्रताप फिर से वहाँ पे अपनी सेना बनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, पर उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उनके पास धन की प्रॉब्लम होती है, उनके पास जो सैनिक है उनकी कमी होती है, तो वो बहुत प्रॉब्लम में होते हैं। तो इसी बीच एक जो उस टाइम के जो उनके राज्य के कह लो जैन या बनिया कहा जाता है आज के टाइम में, जो उनके बहुत ही पैसे वाले थे वो, तो वो महाराणा प्रताप को ढूंढते हुए पहाड़ियों के रास्ते से महाराणा प्रताप के पास आते हैं और वो बोलते हैं, उनका नाम संभाजी होता है, और वो बोलते हैं कि महाराज आप फिर से सेना बनाओ और दुश्मनों से मुकाबला करो, और जो आपको पर्याप्त धन की ज़रूरत है वो मैं दूंगा महाराज, पर आप हार मत मानो, अपने देश के लिए युद्ध करो। महाराणा प्रताप बोलते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं युद्ध करूंगा, पर मैं किसी से भीख में पैसे लेकर कभी उसका यूज नहीं करूंगा, दुश्मन को मैं सिर्फ अपने दम पे हराऊंगा। तो वो बोलता है, नहीं महाराज, ये सब आपका है, मैं आपके राज्य का ही सेवक हूँ, आपके राज्य से आया हूँ, राज्य की हर चीज़, हर एक पत्ता पत्ता आपका है महाराज, मैं आपका ही, आपकी चीज़ आपको भेंट दे रहा हूँ, ऐसे बोलता है। तो महाराणा प्रताप उसे स्वीकार कर लेते हैं और महाराणा प्रताप उससे पैसे लेकर फिर सेना बनाते हैं। वो पहाड़ों पर देखते हैं भील प्रजाति के कुछ लोग रह रहे होते हैं, वो बहुत ही बहादुर होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, तो वो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें तैयार करते हैं सेना के लिए, उन्हें पूरी हर तरह से प्रशिक्षित कर देते हैं। तो वो जब अपनी सेना बना लेते हैं तो उसके बाद वो दुश्मन को ललकारते हैं और वो
फिर रन में आमने सामने होते हैं। तो इतना खतरनाक, इतना भयंकर युद्ध होता है दोनों के बीच में। महाराणा प्रताप अकबर का सेनापति था, बहलोल खान, उसे घोड़े सहित सर से लेकर पांव तक घोड़े सहित बीचों बीच फाड़ डालते हैं और अकबर की आधी सेना को अकेले निपटा देते हैं। और महाराणा प्रताप बहुत बहादुरी से युद्ध करते हैं। महाराणा प्रताप जब युद्ध करते हैं, युद्ध करते करते उनका घोड़ा होता है जो चेतक, इतना बहादुर घोड़ा होता है, जैसे ही वो महाराणा प्रताप इशारे करते हैं वो उसी हिसाब से हर बार ऐसे ही पलट जाता है और दुश्मन पे ऐसे ही वार कर देता है। पर इसमें एक ख़ास बात ये हुई, जैसे ही चेतक एक सैनिक के साथ युद्ध कर रहा था जो हाथी पे बैठा हुआ था, चेतक पे बैठे हुए महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप चेतक को आदेश करते हैं कि चेतक हाथी के सर पे चढ़ जा और मुझे दुश्मन का सर काटना है। चेतक हाथी के सर पर अपने पैर रखता है और महाराणा प्रताप उस सैनिक का सर काट देते हैं। पर जैसे ही चेतक अपने पैर नीचे लेके आता है तो हाथी की सूंड पे रखा हुआ तलवार लगी हुई वो चेतक का पैर उससे कट जाता है, तो चेतक बहुत घायल हो जाता है। फिर भी चेतक हार नहीं मानता, अपने महाराज का वो पूरा साथ देता है और पूरे युद्ध में अपने महाराज को हर तरह से सहायता करता है, वो बिल्कुल हार नहीं मानता। तो महाराणा प्रताप जब युद्ध करते हैं, युद्ध करते 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 अकबर की सेना का पीछा कर रहे होते हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी खाई आती है जहाँ से उन्हें कूदना होता है अकबर के सैनिकों के पीछे। तो चेतक घायल होता है बहुत ज़्यादा, तो वो उस खाई से कूदते हैं। तो चेतक उस 40 फुट की खाई से कूद जाता है महाराणा प्रताप को लेकर, पर वो पूरी तरह जख्मी होता है और महाराणा प्रताप जख्मी होते हैं। तो इसके बाद चेतक वहीं पे अपने प्राण त्याग देता है और महाराणा प्रताप भी वहीं पे बहुत जख्मी होते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं। पर अकबर से अपने ज़्यादातर सारे किले छुड़वा लेते हैं, कुछ हिस्सा अकबर के पास रहता है। तो इसी बीच जब महाराणा प्रताप की महाराणा प्रताप के जब शहीद हो जाते हैं, फिर उनका इकलौता बेटा होता है, उसका नाम होता है अमर सिंह। वो कसम खाता है कि मैं इस लड़ाई को जारी रखूँगा और अपने पिता के द्वारा जो मेहनत की गई है मैं वो विफल नहीं होने दूंगा। मैं अपने दुश्मन को हराऊंगा और अपना जो मेरे बचे हुए कुछ हिस्से हैं अपने राज्य के, मैं अपने उन्हें वापस ले लूँगा। तो अमर सिंह अकबर को चुनौती देता है। अकबर जैसे ही सुनता है कि उसका दुश्मन महाराणा प्रताप मर चुका है, तो अकबर वहाँ पे बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में अपनी पूरी लाइफ में ऐसा शत्रु कभी नहीं देखा जो मरते दम तक, जिसने हार नहीं मानी अपने देश के लिए, उसने अपनी कुर्बानी दे दी। और उसी का लड़का जो उसी के जैसा बहादुर, जो हार नहीं मान रहा है और अपने बाप की मृत्यु के बाद भी मुझे ललकार रहा है, तो वो कितना बहादुर है। तो अकबर अपनी हार स्वीकार कर वहाँ से उनका राज्य छोड़कर चला जाता है। यही अकबर का एक महान काम था, वरना अकबर बहुत अत्याचारी था। अकबर जिस गांव पे भी लूट करता था उसे लूट ही लेता था, वहाँ से औरतों को उठाता था और अपने हरम में भर्ती कर देता था। महाराणा प्रताप की तरह बहुत ही बलवान, बहुत बहादुर और जिनके बाहुबल का लोहा दुश्मनों ने माना, जिन्होंने अपने देश को मुग़लों से आज़ाद कराया। ये उस टाइम की बात है जब हमारे देश मुग़लों के अधीन था और मुग़लों का ज़्यादातर हमारे देश पर बहुत ज़्यादा जगह पे कब्ज़ा था और वो बहुत अत्याचार करते थे। और इसी बीच एक योद्धा निकल कर आता है, एक लीडर निकल कर आता है, एक ऐसा शेर निकल कर आता है जिसे देखकर सारे शिकार दुबक जाते हैं, डर जाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज वो नाम है जिसका नाम सुनकर दुश्मन की रूह तक कांप जाती थी। और
उसे सपने में भी शिवाजी महाराज दिखते थे और वो सो नहीं पाता था। दोस्तों, शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे वो मुग़ल के दरबार में ही काम करते थे। मुग़ल राजा था, वहीं पे उनकी सेवा करते थे। उनकी माता थी जो वो उनका पालन पोषण करती थी और वो ज़्यादातर अपनी माता के पास ही अपना समय बिताते थे। उनकी माता बहुत ही धार्मिक टाइप की थी और बहुत अपने ये गीता, रामायण सब चीज़ को हर रोज़ कंटिन्यू पढ़ती थी और वही शिक्षा जो कि तो शिवाजी को देती थी, जिससे शिवाजी महाराज के अंदर शुरू से ही अपने देश के लिए बहुत प्रेम था और वो कसम खा चुका होता है बचपन में ही कि मैं अपने देश को इन मुग़ल साम्राज्य से आज़ाद कराऊंगा और पूरे मुग़ल साम्राज्य को तहस नहस कर दूंगा। और वो बचपन से ही बहुत ही अपने देश से प्यार करने वाले बंदे होते हैं। तो शिवाजी महाराज जैसे ही बड़े होते हैं तो वो महाराष्ट्र में एक पुणे नाम की जगह है, वहाँ पे जाते हैं। वो देखते हैं वहाँ पे वो मराठाओं का एक गढ़ होता है, वहाँ पे मराठा सबसे ज़्यादा होते हैं। वो देखते हैं मराठा बहुत ताकतवर हैं, बहुत बलशाली हैं और बहुत ईमानदार हैं, पर उनकी ताकत जो है वो सही दिशा में नहीं लग रही थी, ना अपने देश के कहीं काम आ रही थी। उस टाइम पे मराठा मुग़लों के अधीन थे। तो मराठाओं को एक करता है, समझाता है कि हम मराठाओं को मुग़लों के ग़ुलाम या नौकर के नाम से जाना जाता है और मैं ये मुग़लों की ग़ुलामी और उनकी नौकरी नहीं कर सकता, ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, ना मैं अपने किसी मराठा को करने दूँगा और हमें इस जंजीर को तोड़ना है और हमें मुग़लों का सामना करना है। तो वो शिवाजी महाराज उन मराठाओं को समझाते हैं। बहुत सारी मराठा उनके साथ मिल जाते हैं और वो अपनी एक टीम बनाते हैं। तो वो इसी बीच अपने अंगूठे को काटकर शिवलिंग पर अभिषेक कर देते हैं और वो अपनी सेना बनाते हैं, उसके साथ दुश्मनों के नाक में दम करने की रणनीति बनाते हैं। उनकी सेना तो बहुत छोटी होती है और उनकी शुरुआत जो होती है बहुत ही छोटी सेना है, तो आप सोचिए कि शुरुआत कैसी रही होगी। और वो वहाँ पे प्रण करते हैं कि हम अपने पूरे मराठा कौम को और अपने पूरे हिंदुस्तान को मुग़लों से आज़ाद करा के रहेंगे। उस टाइम के जो मुग़ल शासक थे, निज़ामुद्दीन शाह और आदिल शाह नाम के 2 शासक थे। उस टाइम पे उन्हीं का हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा साम्राज्य था। उन दोनों के नाक में ऐसी नकेल डाल देता है शिवाजी महाराज कि उन्हें सपने में भी शिवाजी महाराज दिखाई देते हैं। और उनकी सबसे बड़ी अच्छी ख़ास बात ये थी, जैसे मुग़ल करते थे कि जहाँ भी जाएंगे लूटपाट करेंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे, औरतों को उठाएंगे, उनका रेप करेंगे, बच्चों को मारेंगे, बुज़ुर्गों को मारेंगे। पर शिवाजी महाराज ने अपनी सेना से बोल दिया था, जिस सैनिक ने भी मेरी सेना में औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया या किसी भी औरत को गंदी नज़र से देखा, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष का हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं उसे खुद मौत के घाट उतार दूँगा। वो औरतों की बहुत इज्जत करते थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि किसी भी बुजुर्ग को नहीं सताया जाएगा, ना हम किसी को सताने देंगे। तो उनकी इस अच्छी वजह से, इनकी इस अच्छी सोच की वजह से लोग उनके बहुत बड़े फ़ैन हुए और उनकी सेना भी बढ़ती चली गई। उनकी सेना में बहुत सारे मुस्लिम भी थे जो देश प्रेम करते थे और मुग़लों के ख़िलाफ़ भी थे। वो भी मुग़लों से अपने देश की आज़ादी चाहते थे। मुग़ल वो थे जो बाहर से आए थे और हमारे देश के जो मुस्लिम थे वो अपने देश से बहुत प्यार करते थे। तो शिवाजी महाराज जब ऐसा प्रण ले लेते हैं और वो अपने दुश्मनों को बहुत परेशान कर देते हैं, तो इसी बीच उनका जो दुश्मन होता है निज़ामुद्दीन शाह, वो उनके पिताजी को उठवा लेता है और अपने कारावास में डाल देता है। उस टाइम पे दिल्ली की गद्दी पे जो बादशाह बैठा हुआ था, शाहजहाँ था उसका नाम। वो शाहजहाँ से बोलते हैं, शाहजहाँ मेरे पिताजी को कारावास से छुड़ाओ वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और तुम निज़ामुद्दीन को बोल दो कि मेरे पिताजी को छोड़ दिया जाए। आप उनके ऊपर प्रेशर करो और मैं तुम्हारा हर जगह साथ दूंगा। और वो शाहजहाँ को बोलते हैं
कि तुम्हारे ऊपर अब युद्ध होने वाले हैं, जितने भी तुम्हारे साथ युद्ध होंगे और तुम्हारे दुश्मन तुम पे निगाहें गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि जो मेरे दुश्मन हैं वो तुम्हारा भी राज्य हड़पना चाहते हैं। तो मैं पीछे से तुम्हें सपोर्ट करूँगा और मैं तुम्हें युद्ध जिताऊँगा। तो शाहजहाँ के दिमाग में वो बात आ जाती है, जबकि शाहजहाँ भी मुग़ल होता है और निज़ामुद्दीन भी, पर वो उससे उसके पिताजी को छुड़वा लेता है। ये उनकी अच्छी राजनीति थी। शिवाजी महाराज दुश्मन को बहुत बार बिना लड़े ही हरा देते थे। उनके बाहुबल को दुश्मनों ने भी माना। वो अपने दिमाग से और ताकत से दोनों से लड़ते थे। शिवाजी महाराज को आज के टाइम में महाराणा प्रताप और चाणक्य का कॉम्बिनेशन कहा जाता है, क्योंकि वो उनका जो बाहुबल था महाराणा प्रताप के जैसा था और उनकी बुद्धिमत्ता चाणक्य जैसी थी। वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ महापुरुष था। और इसके बाद निज़ामुद्दीन शिवाजी से बहुत परेशान आ जाता है, तो वो शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को भेजता है। अफजल खां से बोलता है, मुझे शिवाजी से छुटकारा दिलवाओ और तुम उसे मारकर आओ और शिवाजी को ख़त्म कर दो, क्योंकि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने हमारा जीना हराम कर दिया। तो अफजल खां उसे मारने के लिए जाता है। तो वो एक चाल खेलता है। वो शिवाजी से बोलता है, शिवाजी महाराज मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं तुमसे मिलूँगा, तुम भी मिलने आओ। मैं भी हथियार लेके नहीं आऊँगा, ना मेरे पास कोई सेना होगी, तुम भी बिना हथियार के आओगे और बिना सेना के आओगे। उसे पता था शिवाजी महाराज बहुत ईमानदार हैं और अपने वादे के बहुत पक्के हैं, तो इसलिए उसे विश्वास था कि शिवाजी महाराज को मैं जैसे कहूँगा वो ऐसे ही आ जाएंगे। तो शिवाजी महाराज अफजल खां से मिलने के लिए आते हैं। वो जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं तो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, और जब वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं तो अफजल खां साजिश के तहत आया हुआ होता है। वो अपनी बगल से छुरी निकालता है और शिवाजी महाराज को घोंपने लगता है। पर शिवाजी महाराज बहुत दिमागदार थे। वो बेईमाना नहीं करते थे, वो धोखे से किसी शत्रु को नहीं मारना चाहते थे, पर अपनी सुरक्षा का वो पहले ध्यान रखते थे। उन्होंने अपना ऐसा स्टील का एक कोट बनाया हुआ था जो अंदर था, जो दिखाई नहीं देता था, पर वो इतना मजबूत था जिसके अंदर से कोई छुरा उन्हें छू नहीं सकता, कोई अस्त्र शस्त्र उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो जितने वार अफजल खां उन पर करता है, किसी वार का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। और शिवाजी महाराज अफजल खां को जब मारते हैं, शिवाजी महाराज अपने हाथों में सिंह नख के नाम का एक हथियार पहने रखते हैं, जो सिंह के नाखूनों के जैसा होता है। वो अंगूठे से लोक खुल जाता है उसका। शिवाजी महाराज जब देखते हैं कि इसने धोखा किया मेरे साथ, तो वो अपने अंगूठे से उसका लोक खोलकर उसे फाड़ डालते हैं बीच से ही, और अफजल खां की सारी आंतड़ियाँ बाहर आ जाती है और अफजल खां वहीं पे तड़प तड़प कर मर जाता है। इसके बाद शिवाजी महाराज अफजल खां की सेना को वहाँ से खदेड़ देते हैं अपनी सेना के सहारे से, और वहीं पे प्रतापगढ़ उसका एक किला होता है जिस पे अफजल खां का कब्जा होता है, उसे छुड़वा लेते हैं और अपने अंडर में ले लेते हैं। फिर उसके बाद 15 दिन बाद ही उसका दूसरा किला होता है, उसे भी जीत लेते हैं। ये तो शिवाजी महाराज की जीत की बात रही। और इसके बाद ही शिवाजी महाराज एक युद्ध हारते हैं। एक राजा होते हैं मिर्ज़ा जयसिंह, जिन्हें मुग़ल भी राजा मान लेते हैं और वो उन्हें मिर्ज़ा बना लेते हैं, तो उनका नाम मिर्ज़ा जयसिंह पड़ जाता है। तो मिर्ज़ा जयसिंह इन्हें एक युद्ध में हरा देते हैं, और युद्ध में हराने के बाद इनसे एक संधि पर साइन कराते हैं, जिसमें इन्हें अपने 23 किले छोड़ने होते हैं जो मुग़ल अपने अंडर में ले लेते हैं। और शिवाजी महाराज वहाँ से उन किलों को छोड़ देते हैं, वो हार मान लेते हैं। हार हुई, शिवाजी महाराज ने हार मानी, और उस हार के बाद जो उन्होंने बाउंस बैक किया वो इतना ख़तरनाक था जिसने दुश्मनों की रूह तक कपा दी और दुश्मनों को इतना हैरान कर दिया कि दुश्मनों को शिवाजी महाराज के नाम से ही पसीने आने लगते थे। शिवाजी महाराज अपने 23 किले तो हार जाते हैं। इसके 1 साल के बाद ही शिवाजी महाराज उन्हीं दुश्मनों से 360 किले अपने ले लेते हैं जिन पर उनका अधिकार होता है, और वो सेना बनाते हैं जो हमारे देश के अंदर जो जल सेना बनाई थी, जिसे आज नेवी के नाम से बोला जाता है। सबसे शुरुआत में शिवाजी महाराज ने सेना बनाई थी। शिवाजी महाराज को इंडियन नेवी का फादर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआत की थी।
और शिवाजी महाराज से उसके दुश्मन इतने परेशान थे। शिवाजी महाराज के जो दुश्मन थे उन्हें पहाड़ी चूहा कहने लगते थे कि उनका पता ही नहीं लगता कि कहाँ से कब निकल जाए और कहाँ कहाँ से वार कर दे। सारे दुश्मन उनके हैरान थे और शिवाजी महाराज से इतना खौफ खाते थे कि वो उनकी पतलून गीली हो जाती थी। दोस्तों, शिवाजी महाराज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ महारानी लक्ष्मीबाई की जीवन की कुछ कहानी। पूरी तो नहीं सुना पाऊँगा, पर कुछ जितना भी इसमें आपको मैं बताऊँगा वो बहुत थोड़ा है। तो दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई बचपन से अपने पिता के साथ रहती थी, क्योंकि बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो जाता है। उनके पिताजी एक राजा के वहाँ काम करते थे और उनके उस राजा के जो लड़के होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, उन्हें शिक्षा देते थे। शिक्षा देते देते उनकी जो लड़की थी रानी लक्ष्मीबाई, वो भी उनके साथ जाती थी। और वो जब उस राजा के लड़कों को शिक्षा देते थे, उन्हें युद्ध नीति सिखाते थे, तलवार चलाना सिखाते थे, घुड़सवारी सिखाते थे, तो वो वहीं से सब कुछ सीखने लगती है। और वो इतनी बहादुर हो जाती है बहुत ज़्यादा, वो हर युद्ध की हर रणनीति सीख लेती है। और वो जैसी बड़ी होती है तो उसके जैसा कोई भी उसके सामने टिकने वाला नहीं होता, वो इतनी बहादुर होती है। इसी बीच रानी की शादी हो जाती है और उनके पति का नाम गंगाधर तिलक होता है। और शादी के कुछ दिन बाद उनका एक बच्चा भी होता है। वो छोटा सा बच्चा होता है, वो कुछ दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है। तो फिर उसके बाद दूसरा बच्चा गोद ले लेते हैं और गोद लिया हुआ बच्चा होता है उनका। तो उनके जो पति हैं, शादी के कुछ दिन बाद जो दूसरा बच्चा गोद लेते हैं, उसके कुछ टाइम के बाद उनके पति का भी देहांत हो जाता है। तो झांसी की रानी बिल्कुल अकेली हो जाती है। और उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने एक रूल बनाया हुआ था, एक नियम था कि जिस राज्य का कोई वारिस नहीं होगा उसे वो अपने अधीन कर लेते थे, उस पर कब्जा कर लेते थे। तो इसी बीच वो झांसी का जो राज्य था उसे कब्जाने के लिए अनाउंस कर देते हैं कि इसका कोई वारिस नहीं है और हम इस बच्चे को गोद लिए को वारिस नहीं मानेंगे। तो अब इसका कोई वारिस नहीं बचा, तो इसे अंग्रेज़ी सरकार जो है अपने अधीन कर लेगी। और वो झांसी की रानी केस कर देती है, तो कोर्ट में केस चलता है, बहुत बहस होती है। तो इसी बीच झांसी की रानी को कोर्ट में केस हरा दिया जाता है। तो उसके बाद अंग्रेज़ ज़्यादातर उनके राज्य पे कब्जा कर लेते हैं और वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई को निकलकर एक महल होता है उसमें चली जाती है। तो वहाँ से निकलकर फिर वो तात्या टोपे जी के पास जाती हैं, उनसे वो सहायता लेती हैं। तात्या टोपे जी अपनी सेना के साथ मिलकर, झांसी की रानी की कुछ सेना होती तो अंग्रेज़ों का मुकाबला करते हैं, उनसे युद्ध करते हैं, लड़ते हैं। तो अंग्रेज़ों से वो अपने ज़्यादातर अपने किलों को छुड़वा लेते हैं, जो उनके हिस्से होते हैं उसे छुड़वा लेते हैं। तो इसी युद्ध में इस युद्ध में उनका जो घोड़ा होता है वो जख्मी हो जाता है। तो वो अगला युद्ध जो शाम के टाइम से अगले दिन युद्ध लड़ते हैं, उस युद्ध में लड़ने के लिए सक्षम नहीं था, तो उन्हें दूसरा घोड़ा दिया जाता है। वो अनट्रेंड घोड़ा होता है। जो उनका पहला घोड़ा था वो ट्रेंड था और जो बाद वाला घोड़ा था वो ट्रेंड नहीं होता। तो जब उन्हें दूसरा घोड़ा दूसरे दिन वो लेकर आती हैं युद्ध में, तो जैसे ही अंग्रेज़ों से युद्ध होता है तो वो अपने घोड़े से भागती हैं। तो ऐसे ही एक खाई बीच में आती है, वो जैसे ही खाई से कूदते हैं तो घोड़ा खाई पार नहीं कर पाता, खाई के अंदर गिर जाता है महारानी लक्ष्मीबाई को लेकर। इसी बीच महारानी लक्ष्मीबाई वहाँ पे मर जाती है और उनका बच्चा भी उनके साथ ख़त्म हो जाता है। तो वहीं फिर अंग्रेज़ी सरकार उनके पूरे राज्य पे अपना कब्जा कर लेती है और झांसी की रानी इस तरह अपने देश के लिए शहीद हो जाती है। दोस्तों, हमने आपको आज अपने देश के लिए कुर्बान हुए लोगों के बारे में या महापुरुषों के बारे में या वीरांगना के बारे में बताया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमारे कहानी में अगर कुछ भी कमी रही हमें प्लीज़ बताइए हमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपनी कहानी में अच्छे से सुधार कर सकें और जहाँ पे हमने गलती की उसे सुधारने का हमें मौका दें। प्लीज़ हमें कमेंट कर कर बताएं दोस्तों कि हमसे कहाँ पे गलती रही, कहाँ पे चूक रही। और हमारी वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमारी भावनाओं को समझें कि हम अपने जो हमारे देश के वीर हुए हैं, हमारे देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण दिए, बलिदान दिया, हम उनके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारे देश के लिए किन किन लोगों ने कुर्बानी दी। और अभी हमारे पास हमारे देश में इतनी कुर्बानी हुई, बहुत सारे लोग कुर्बान हुए। हम चाहते हैं कि हम आपको सब के बारे में बताएं। हमें ऐसा मौका दें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारी भावनाओं को समझते हुए हमें मौका दें कि हम और भी अपने देश के जो हमारे शहीद हुए हैं उनके बारे में हम वीडियो बना सकें और दुनिया को उनके बारे में बता सकें। और जितनी हमारे इस वीडियो में कमी रही, प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसमें अच्छे से सुधार कर सकें। दोस्तों, हमें आपके साथ की ज़रूरत है। जय हिंद।